हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे वेनेजुएला क्राइसिस के बारे में। हाल के दिनों में वेनेजुएला एक बार फिर वैश्विक सुर्खियों में है। अमेरिका द्वारा किए गए सैन्य हमले, बढ़ता जियोपॉलिटिकल तनाव और इंटरनल इंस्टेबिलिटी ने ये सवाल खड़ा कर दिया है, आखिर वेनेजुएला यहाँ तक पहुंचा कैसे। यह सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये कहानी है तेल समृद्ध नीतिगत फैसलों, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, राजनीतिक संघर्ष और इंटरनेशनल इंटरफेरेंस की। आज की स्थिति को समझने के लिए हमें सिर्फ आज की खबर नहीं देखनी, बल्कि उस पूरी यात्रा को समझना होगा जो वेनेजुएला ने पिछले कई दशकों में तय की है। इसी उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है, ताकि हम शुरुआत से लेकर वर्तमान हालात तक पूरे संकट को एक सीक्वेंस में समझ सकें। अब इस वीडियो का एजेंडा समझते हैं। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखेंगे कि वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था कैसे तेल पर आधारित बनी और शुरुआती नीतियां क्या थी। इसके बाद हम समझेंगे आर्थिक और राजनीतिक मॉडल में बदलाव, जहां नेशनलाइजेशन, सरकारी नियंत्रण और संस्थागत कमजोरियां सामने आई। तीसरे चरण में हम उन मुख्य घटनाओं पर आएंगे जिन्होंने संकट को तेज किया, जैसे तेल कीमतों में गिरावट, महंगाई और आर्थिक पतन। और फिर हम बात करेंगे राजनीतिक अस्थिरता और मानवीय संकट की, जहां विरोध प्रदर्शन, पलायन और सामाजिक टूटन देखने को मिली। इसके बाद हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया और प्रतिबंधों को भूमिका और कैसे वैश्विक राजनीतिक इस संकट से जुड़ गई। और अंत में हम पहुंचेंगे वर्तमान स्थिति पर, जहां हालिया अमेरिकी कार्रवाई, सत्ता संघर्ष और आगे की संभावनाएं शामिल हैं। इस एजेंडे के माध्यम से हमारा उद्देश्य है वेनेजुएला संकट को भावनाओं से नहीं, बल्कि तथ्यों और घटनाओं की कड़ी के साथ समझना। तो दोस्तों, चलिए फर्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और समझते हैं वो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट जिसकी शुरुआत इस क्राइसिस की वजह बनी। अब एजेंडा के अनुसार हम सबसे पहले वेनेजुएला की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हैं। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है, जिसकी जनसंख्या 2025 के हिसाब से लगभग 2.8 करोड़ है। यह देश इसलिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित कच्चे तेल का भंडार है, करीब 300 अरब बैरल से भी अधिक। इतिहास में देखें तो तेल वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है। लंबे समय तक देश की 90% से अधिक निर्यात जो आय थी वो केवल तेल से ही आती रही। 1970 से 1990 के दशक के बीच वेनेजुएला को लैटिन अमेरिका की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था में गिना जाता था। यह देश ओपेक का सदस्य भी है और एक प्रमुख वैश्विक तेल आपूर्ति करता रहा है। लेकिन यहीं से कहानी एक निर्णायक मोड़ लेती है। 1999 में ह्यूगो चावेज सत्ता में आए और इसके साथ ही वेनेजुएला की आर्थिक और राजनीतिक दिशा बदल गई। समाजवादी आर्थिक नीतियां लागू की गई। तेल कंपनी पीडीवीएस सहित कई प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया और सरकार का नियंत्रण अर्थव्यवस्था पर लगातार बढ़ता चला गया। शुरुआत में इन नीतियों का उद्देश्य सामाजिक कल्याण था, गरीब वर्ग को राहत व शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं देना। परंतु धीरे धीरे इसके कुछ खतरनाक संकेत सामने आने लगे। तेल पर निर्भरता लगातार बढ़ती गई, निजी निवेश घटने लगा और वित्तीय व संस्थागत अनुशासन कमजोर होता चला गया। यही वे शुरुआती चेतावनी के संकेत थे जो आगे चलकर वेनेजुएला को एक गहरे आर्थिक और राजनीतिक संकट की ओर ले गए। अब इसी ऐतिहासिक आधार पर अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि घटनाओं का वे क्या क्रम था जिसने इस संकट को पूरी तरह विस्फोटक बना दिया। तो दोस्तों, चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि वेनेजुएला किस तरह तेल समृद्ध और अपेक्षाकृत समृद्ध अर्थव्यवस्था था। अब इस स्लाइड में हम समझेंगे कि नीतिगत बदलावों ने
उस मजबूत आधार को धीरे धीरे कमजोर कैसे किया। 1999 के बाद, खासकर 2001 से 2007 के बीच, वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर नेशनलाइजेशन किया गया। तेल, बिजली, स्टील, टेलीकॉम और सीमेंट जैसे प्रमुख क्षेत्रों को सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया। देश की राष्ट्रीय तेल कंपनी पीडीवीएसए को पूरी तरह राज्य नियंत्रण में लाया गया। यही ये समझना जरूरी है कि वेनेजुएला की 90% से अधिक निर्यात आय ऐतिहासिक रूप से तेल से आती रही है। यानी जब तेल उद्योग पूरी तरह सरकार के हाथ में गया, तो पूरी अर्थव्यवस्था भी उसी पर निर्भर हो गई। इस अवधि में स्टेट ओन्ड कंपनीज की संख्या लगभग 500 से बढ़कर 1200 से अधिक हो गई। इसके उलट निजी क्षेत्र की भूमिका जीडीपी में तेजी से घटती चली गई, जिसका सीधा असर यह हुआ कि एफिशिएंसी, इनोवेशन एंड एफडीआई में भारी गिरावट आई। अब अगर हम शासन और संस्थागत ढांचे को देखें, तो सत्ता का केंद्रीकरण लगातार कार्यपालिका के हाथों में बढ़ता गया। न्यायपालिका और संसद जैसी स्वतंत्र संस्थाएं कमजोर होती चली गई। आर्थिक संस्थानों पर राजनीतिक नियंत्रण बढ़ा, जिससे पारदर्शिता और नीतिगत स्थिरता दोनों प्रभावित हुई। इन बदलावों को परिणाम यह हुआ कि 2005 के बाद वेनेजुएला के गवर्नेंस संकेतक लगातार खराब होते चले गए। अब इससे अब इसके स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक वीकनेस पर ध्यान देते हैं। तेल पर निर्भरता बढ़कर 90% से अधिक निर्यात आय तक पहुंच गई। गैर तेल क्षेत्र जैसे मैन्युफैक्चरिंग और कृषि तेजी से सिमटते चले गए। पूंजी पलायन हुआ और कुशल पेशेवर देश छोड़ने लगे, क्योंकि सरकारी खर्च तेल की कमाई पर आधारित था और इसीलिए वित्तीय अनुशासन भी कमजोर हो गया। इन सब के बीच कुछ स्पष्ट चेतावनी संकेत भी दिखने लगे। इतने बड़े तेल भंडार होने के बावजूद तेल उत्पादन 1998 में लगभग 3.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन से घटकर 2013 में करीब 2.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया। एफडीआई लगातार गिरता चला गया और सरकारी खर्च तथा वास्तविक आर्थिक उत्पादन के बीच अंतर बढ़ता गया। इसका मतलब साफ था, अर्थव्यवस्था अंदर से कमजोर हो चुकी थी। बस एक बड़े झटके का इंतजार था, और वही झटका हमें अगली स्लाइड में दिखेगा, जहां हम देखेंगे कि तेल कीमतों में गिरावट और आर्थिक पतन ने इस व्यवस्था को पूरी तरह कैसे तोड़ दिया। तो चलते हैं दोस्तों अगली स्लाइड में। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि किस तरह वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था अंदर से कमजोर हो चुकी थी। अत्यधिक राष्ट्रीयकरण, कमजोर शासन और तेल पर बढ़ती निर्भरता के कारण। अब इस स्लाइड में हम उस बाहरी झटके को समझेंगे जिसने इस कमजोर ढांचे को पूरी तरह गिरा दिया। सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका था तेल की कीमतों में गिरावट। 2014 से 2016 के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें लगभग 60% तक गिर गई, क्योंकि वेनेजुएला के 90% से अधिक निर्यात आय तेल से आती थी। सरकारी राजस्व अचानक ध्वस्त हो गया, सरकार का वित्तीय घाटा तेजी से बढ़ा और विदेशी मुद्रा की आमद लगभग खत्म हो गई। इसका असर निजी क्षेत्र पर भी पड़ा। जीडीपी में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी तेजी से घटने लगी। सरल शब्दों में कहें तो सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं बचा था। अब सरकार के सामने सवाल था, खर्च कैसे चलाया जाए। इसका जवाब बना अत्यधिक नोट छापना। सरकार ने बड़े पैमाने पर मुद्रा छापनी शुरू की, जिसका नतीजा यह हुआ कि 2018 में महंगाई दर 10 लाख प्रतिशत से भी ऊपर पहुंच गई। वेनेजुएला की मुद्रा बोलीवर ने लगभग अपनी पूरी परचेजिंग पावर खो दी। कई बार मुद्रा का पूर्ण मूल्यांकन किया गया, लेकिन जनता का भरोसा वापस नहीं आ सका। इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ा। लोगों की बचत खत्म हो गई और तनख्वाहें कुछ ही हफ्तों में बेकार हो जाती थी। अब जब पैसा बेकार हो गया, तो बाजार में सामान भी गायब होने लगा। देश में खाना, ईंधन और दवाइयों की भारी कमी हो गई। डॉलर की कमी के कारण आयात लगभग रुक गया।
सरकार के मूल्य नियंत्रण ने उत्पादन और आपूर्ति को हतोत्साहित किया और ब्लैक मार्केटिंग तेजी से फैलने लगी। इसका नतीजा ये हुआ कि संकट के चरम पर गरीबी का स्तर 90% से भी ऊपर पहुंच गया। अगर पूरे अर्थतंत्र को देखें तो 2013 से 2021 के बीच वेनेजुएला की जीडीपी में 70% से अधिक की गिरावट आई। उद्योगों की क्षमता उपयोग दर गिर गई और बेरोजगारी तथा अर्ध बेरोजगारी तेजी से बढ़ी। इस स्तर की आर्थिक गिरावट अब सिर्फ आर्थिक संकट नहीं रह गई थी, ये एक सामाजिक और राजनीतिक आपातकाल बन चुकी थी। और यही हमें अगली स्लाइड की ओर ले जाता है, जहां हम देखेंगे कि ये संकट राजनीतिक अस्थिरता, जन आंदोलन, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और अमेरिकी हस्तक्षेप हस्तक्षेप तक कैसे पहुंचा। तो चलते हैं दोस्तों अगली स्लाइड की तरफ। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि कैसे तेल कीमतों में गिरावट, भीषण महंगाई और आर्थिक पतन ने वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तोड़ दिया। अब इसका अगला और सबसे गंभीर चरण सामने आता है, राजनीतिक और मानवीय संकट। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक टूटन की। 2014 से 2019 के बीच देश भर में बार-बार बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। लोग महंगाई, जरूरी सामान की कमी और शासन व्यवस्था से नाराज थे। चुनावों को लेकर गंभीर विवाद हुए और विपक्ष ने सरकार की वैधता को चुनौती दी। इसके साथ ही लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होती चली गई। चेक्स और बैलेंस की व्यवस्था लगभग निष्क्रिय हो गई। राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारियां हुई और मीडिया व नागरिक समाज पर प्रतिबंध बढ़ते चले गए। इसका नतीजा ये हुआ कि इस अवधि में वेनेजुएला को लोकतांत्रिक शासन सूचकांकों में दुनिया के सबसे निचले पायदानों में गिना जाने लगा। अब इसका मानवीय असर देखिए। देश में खाना, दवाइयां और मेडिकल सप्लाई की भारी कमी हो गई। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था लगभग ढह गई। अस्पतालों में जरूरी दवाइयों और उपकरणों की भारी कमी थी। कुपोषण तेजी से बढ़ा, खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों में। संकट के चरम पर 90% से अधिक परिवार गरीबी और खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे थे। अब जब देश के अंदर जीवन असंभव होता गया तो इसका सबसे बड़ा परिणाम सामने आया, बड़े पैमाने पर पलायन। 2015 के बाद से 70 लाख से अधिक लोग वेनेजुएला छोड़ चुके हैं। यह आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े शांतिपूर्ण विस्थापन संकटों में से एक है। पड़ोसी देशों जैसे कोलंबिया, पेरू और ब्राजील पर शरणार्थियों का भारी दबाव पड़ा। इस पलायन का एक और गहरा असर हुआ, देश ने अपने कुशल कार्यबल खो दिया, जिससे भविष्य की रिकवरी और भी कठिन हो गई। अंत में सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता भी बुरी तरह प्रभावित हुई। अपराध और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी। ब्लैक मार्केट और स्थानीय सशस्त्र समूह फैलने लगे। राज्य संस्थाओं और कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा लगातार घटता चला गया। यही वह बिंदु था जहां वेनेजुएला का संकट सिर्फ एक घरेलू समस्या नहीं रह गया, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय चिंता बन गया। और यहीं से कहानी अगली स्लाइड की ओर बढ़ती है, जहां हम देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया, प्रतिबंध और अंत में अमेरिकी हस्तक्षेप इस संकट में कैसे शामिल हुआ। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि कैसे वेनेजुएला का आर्थिक संकट एक गहरे राजनीतिक और मानवीय संकट में बदल गया। इस बिंदु पर यह संकट केवल घरेलू मुद्दा नहीं रहा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सीधी चिंता बन गया। और अब इस स्लाइड में हम देखेंगे कि दुनिया ने वेनेजुएला की स्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंधों की। 2015 के बाद से यूनाइटेड स्टेट्स और उसके सहयोगी देशों ने वेनेजुएला पर लक्षित प्रतिबंध लगाए।
धीरे धीरे इन प्रतिबंधों का दायरा बढ़ता गया और इसमें तेल निर्यात, वित्तीय लेन देन और सरकारी संस्थाएं शामिल हो गई। सरकार और वरिष्ठ अधिकारियों पर संपत्ति फ्रीज और यात्रा प्रतिबंध लगाए गए। इनका सबसे बड़ा असर यह हुआ कि तेल पर लगाए गए प्रतिबंधों ने वेनेजुएला की कच्चा तेल बेचने और डॉलर तक पहुंचने की क्षमता को गंभीर रूप से सीमित कर दिया। अब अगर हम कूटनीतिक अलगाव की बात करें तो कई देशों ने वेनेजुएला के चुनाव परिणामों को मान्यता देने से इनकार कर दिया। देश को कई क्षेत्रीय मंचों से अलग या सीमित कर दिया गया और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं तक पहुंच काफी कम हो गई। इसका सीधा असर यह हुआ कि आर्थिक पुनरुद्धार के लिए बाहरी फंडिंग लगभग असंभव हो गई। हालांकि इस पूरे दौर में संयुक्त राष्ट्र और कई अंतरराष्ट्रीय एनजीओ मानवीय सहायता प्रदान करते रहे, लेकिन राजनीतिक तनाव और लॉजिस्टिक बाधाओं के कारण इस सहायता की पहुंच सीमित रही। इसी बीच वैश्विक स्तर पर यह भी समझ बनने लगी कि इस संकट का कोई स्थायी समाधान राजनीतिक बातचीत और समझौते के बिना संभव नहीं है। अब अगर हम पॉलिटिकल समीकरण की बात करें तो वेनेजुएला को रूस, चीन, ईरान और क्यूबा जैसे देशों से समर्थन मिला। इस कारण यह संकट एक बड़े वैश्विक शक्ति संघर्ष का हिस्सा बन गया। वेनेजुएला धीरे धीरे पश्चिमी विरोधी पॉलिटिकल खेमे से और गहराई में शामिल होता चला गया। इन सभी प्रतिबंधों और पॉलिटिकल तनावों का कुल प्रभाव ये रहा कि सरकार पर दबाव तो बढ़ा, लेकिन इसके अनपेक्षित दुष्प्रभाव आम नागरिकों पर भी पड़े। अर्थव्यवस्था और अधिक अलग थलग हो गई और अनौपचारिक गतिविधियां बढ़ती चली गई और यही से कहानी अपनी सबसे संवेदनशील अवस्था में प्रवेश करती है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि वर्तमान स्थिति क्या है और हालिया अमेरिकी कार्रवाई इस पूरे संकट को किस दिशा में ले जा रही है। चलते हैं दोस्तों अगली स्लाइड में। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और कूटनीतिक अलगाव ने वेनेजुएला को किस तरह वैश्विक मंच पर एक संवेदनशील मुद्दा बना दिया। अब इस स्लाइड में हम वर्तमान स्थिति और उससे जुड़े सबसे अहम घटनाक्रम को समझते हैं। सबसे पहले वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक स्थिति की बात करें। वेनेजुएला आज भी एक बेहद नाजुक राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में है। सरकार की वैधता को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मतभेद बने हुए हैं। हालांकि अर्थव्यवस्था में कुछ सीमित स्थिरता दिखती है, लेकिन ये अब भी कड़े प्रतिबंधों और कमजोरियों के कारण बुरी तरह सीमित है। तेल उत्पादन में आंशिक सुधार हुआ है, लेकिन ये आज भी अपने ऐतिहासिक स्तर से काफी नीचे है। हकीकत ये है कि इतने विशाल तेल भंडार होने के बावजूद तेल उत्पादन 1990 के दशक के अंत के स्तर का आधा भी नहीं पहुंच पाया है। अब आते हैं हालिया अमेरिकी कार्रवाई पर, जो इस पूरे संकट का सबसे निर्णायक मोड़ मानी जा रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला के शीर्ष नेतृत्व को लक्ष्य करते हुए एक सीधा ऑपरेशन किया। इस कार्रवाई के तहत राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी बलों द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसका आधार बताया गया क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा, लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछे हटना और कथित आपराधिक गतिविधियां। यह कदम बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह केवल प्रतिबंध नहीं था, बल्कि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप था। यानी अमेरिका की नीति आर्थिक दबाव से आगे बढ़कर बलपूर्वक प्रवर्तन की दिशा में चली गई। अब इसका अंतरराष्ट्रीय प्रभाव देखें। इस कार्रवाई के बाद अमेरिका और लैटिन अमेरिका के बीच जियोपॉलिटिकल तनाव तेज हो गया। रूस, चीन, ईरान और अन्य सहयोगी देशों की कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई।
वेनेजुएला का संकट अब एक घरेलू या क्षेत्रीय समस्या नहीं रह गया, बल्कि एक वैश्विक जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन चुका है। कुल मिलाकर स्थिति आज भी बेहद अस्थिर और अनिश्चित बनी हुई है। आगे तीन संभावनाएं दिखाई देती हैं: लंबे समय तक अस्थिरता, अंतरराष्ट्रीय टकराव या फिर बाहरी मध्यस्थता के जरिए राजनीतिक संक्रमण। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, रूस और चीन की प्रतिक्रिया इतनी तीखी क्यों रही? सबसे पहला कारण है राजनीतिक प्रभाव। रूस और चीन वेनेजुएला को लैटिन अमेरिका में अपना एक प्रमुख जियोपॉलिटिकल सहयोगी मानते हैं। यह क्षेत्र नॉर्मली संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में रहा है। ऐसे में वेनेजुएला अमेरिका वर्चस्व को संतुलित करने के लिए रूस और चीन के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। दूसरा बड़ा कारण है ऊर्जा और आर्थिक हित। रूस और चीन दोनों ने वेनेजुएला के तेल क्षेत्र, बुनियादी ढांचे और सरकारीकरण में भारी निवेश किया हुआ है। अमेरिकी हस्तक्षेप की स्थिति में इन देशों का यह डर है कि उनकी रणनीतिक संपत्तियां और निवेश या तो खत्म हो सकते हैं या पश्चिमी नियंत्रण में चले जाएंगे। तीसरा और सबसे संवेदनशील मुद्दा है नजीर और संप्रभुता की चिंता। किसी देश के सत्ता में बैठे राष्ट्रपति की गिरफ्तारी को रूस और चीन एक खतरनाक मिसाल के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि अगर इस तरह की कार्रवाई को स्वीकार किया गया तो भविष्य में किसी भी असहमत सरकार के खिलाफ इसी तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। यह सीधे तौर पर राज्य की संप्रभुता के सिद्धांत को चुनौती देता है। चौथा कारण जुड़ा है वैश्विक शक्ति संतुलन से। रूस और चीन अमेरिकी कार्रवाई को एक व्यापक रणनीति का हिस्सा मानते हैं, जिसका उद्देश्य सरकारों को बदलना और पश्चिमी प्रतिभूत को विस्तार करना है। इससे पहले से मौजूद वैश्विक प्रतिद्वंद्विता और भी तेज हो जाती है। और अंत में सबसे बड़ा वैचारिक कारण है बहुद्वीपीय विश्व व्यवस्था। रूस और चीन एक ऐसी दुनिया की वकालत करते हैं जहां शक्ति केवल एक देश के पास ना हो। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ उनकी प्रतिक्रिया असल में एक ध्रुवीय दुनिया के विरोध में है और बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था के समर्थन में है। इसलिए वेनेजुएला का संकट अब सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, बल्कि ये वैश्विक शक्ति संतुलन, संप्रभुता और भविष्य की विश्व व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा बन गया है। और इसी पूरे घटनाक्रम के कुछ बेहद अहम सबक निकलते हैं, जिनको हम अगली स्लाइड में देखेंगे, जिसका शीर्षक है की लेसन्स लर्न्ड। तो दोस्तों चलते हैं अंतिम स्लाइड में और देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम से हमने क्या सबक लिए। अब हम इस पूरे वेनेजुएला संकट से निकलने वाले सबसे महत्वपूर्ण सबकों पर आते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सबक है किसी एक संसाधन पर अत्यधिक निर्भरता बेहद खतरनाक होती है। वेनेजुएला की 90% से अधिक निर्यात आय तेल से आती थी। जब तक तेल की कीमतें ऊंची रही सब ठीक दिखता रहा, लेकिन जैसे ही कीमतों में गिरावट आई समृद्धि बहुत तेजी से संकट में बदल गई। दूसरा अहम सबक है मजबूत संस्थाएं अल्पकालिक लाभ से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। जब चेक्स और बैलेंस कमजोर होते हैं और संस्थाएं राजनीतिक प्रभाव में आ जाती हैं, आर्थिक दबाव कई गुना बढ़ जाता है। शासक की गुणवत्ता ही किसी अर्थव्यवस्था की असली ताकत होती है। तीसरा सबक यह है कि दक्षता के बिना राष्ट्रीयकरण क्षमता को कमजोर कर देता है। राज्य नियंत्रण अगर अनुशासन और पेशेवर प्रबंधन के बिना हो तो उत्पादकता गिरती है, निवेश रुक जाता है और विशेषज्ञता खत्म हो जाती है। चौथा और सबसे स्पष्ट सबक है वित्तीय अनुशासन से समझौता नहीं किया जा सकता। घाटे को पूरा करने के लिए नोट छापना सीधे अत्यधिक महंगाई की ओर ले जाता है। स्थिर अर्थव्यवस्था के लिए विश्वसनीय मौद्रिक और वित्तीय ढांचा अनिवार्य है। पांचवा सबक यह है कि नीति निर्माण में मानवीय प्रभाव
को केंद्र में रखना जरूरी है। आर्थिक पतन बहुत जल्दी गरीबी, पलायन और स्वास्थ्य संकट में बदल जाता है। सामाजिक सुरक्षा तंत्र सिर्फ कल्याणकारी नहीं बल्कि संकटरोधी होना चाहिए। छठा सबक हमें प्रतिबंधों से मिलता है। प्रतिबंधों के परिणाम मिश्रित और जटिल होते हैं। वे सरकारों पर दबाव तो बनाते हैं, लेकिन आम नागरिकों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अत्यधिक अलगाव अर्थव्यवस्था को और अनौपचारिक बना देता है और सुधार की राह लंबी हो जाती है। सातवां सबक यह है कि घरेलू संकट वैश्विक जियोपॉलिटिकल टकराव में बदल सकता है। जब शासन और वैधता कमजोर होती है, तो बाहरी हस्तक्षेप का जोखिम बढ़ जाता है और संप्रभुता खतरे में पड़ जाती है। और अंत में सबसे सकारात्मक और आगे की राह दिखाने वाला सबक विविधीकरण और विश्वास की पुनर्द्वार की कुंजी है। व्यापक आर्थिक विकास, निजी निवेश और नीति निर्माण में विश्वसनीयता किसी भी देश की वापसी के लिए आवश्यक है। रिकवरी तभी संभव है जब संस्थाओं, निवेशकों और जनता का भरोसा दोबारा बने। इसलिए वेनेजुएला हमें यह सिखाता है कि प्राकृतिक संस्थान अपने आप स्थिरता नहीं लाते। स्थिरता आती है मजबूत संस्थाओं, विविध अर्थव्यवस्था और अनुशासित शासन से। और इसी संदेश के साथ हम इस प्रस्तुति को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।